हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। तो चलिए, धर्म कर्म हम अपना करेंगे, धर्म कर्म देश के लिए करेंगे। तो जीएस मस्ती बाय सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, हेलो विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले चलेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जो लोग, उनके लिए हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्या का दान करने वाले हैं। विद्या का दान करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि विद्या एक ऐसी वस्तु है, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको देने से घटता नहीं, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसमें कोई शेयर नहीं करता। तो चलिए हम आते हैं। वैसे लोग, वैसे व्यक्ति, वैसे विद्यार्थी जो लगातार अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपने लक्ष्यों की ओर लगे हुए हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, वैसे लोगों को कुछ हम प्रेरणा देना चाहेंगे कि वे अपने पथ पर लगातार अग्रसर रहें। क्योंकि मुश्किलों से मत भाग ऐ बंदे, मुश्किलों से मत भाग ऐ बंदे, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ, और जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। अर्थात हमें मुश्किलों से नहीं डरना है, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इसको हमको याद करते हुए अपने जीवन में हमेशा अग्रसर अपने पथ पर रहना है। क्योंकि जग में जब आए हैं, संसार में आए हैं, तो हमें ऐसे पद चिन्हों को छोड़ना है, ऐसे चीजों को छोड़ना है जो हमेशा याद रहे। क्योंकि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और जैसे आप मान लीजिए हताश निराश अपने जीवन में होते हैं, तो मान लीजिए जैसे क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में हम जो है मान लीजिए लगातार 5 बॉल पर 1 रन भी नहीं बना पाते हैं, और 6वें बॉल पर 6 रन अगर बनाते हैं, 6 मारते हैं, तो उसमें कोई जो है हर्ज नहीं है। तो ऐसे भी जीवन में हमारा होता है, हो सकता है 6वें बॉल पर हमारा सफलता लिखा हुआ हो। तो इसी तरह से हमको जीवन को अच्छी तरह से समझना है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि युद्ध का मैदान और युद्ध की रणनीति जो है बदल गई है। पुरानी रणनीति, पुराना पाठ्यक्रम नहीं है, नए दिनों में नए नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं, नए सिलेबस आ रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नए तरीकों से तैयारी की जरूरत है। क्योंकि युद्ध के मैदान हम परंपरागत तरीके से नहीं जीतते, परंपरागत तरीके से छोड़ना होगा। जैसे पहले क्या होता था, नहीं आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग जैसे, तो क्या होता था पहले रटवाया जाता था, और जैसे टीचर होते थे कभी कभी एकदम मोर बना देते थे, जब मोर बनिए, अब खड़ी से को पीटते थे। अब कभी कभी तो ऐसा सर कान हिट देते थे जो दिन भर भगाता था। तब वो परंपरा बदल गई, सभी परंपरा पढ़ाई का बदल रहा है।
शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान नए नए टेक्निकल शैक्षणिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस शिक्षा के नए दौर में नए तरीके से शिक्षा लेना है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना है, नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो चलिए अब हम आते हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पीएससी का हो, इन सभी परीक्षाओं में जीएस के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये जीएस में निश्चित रूप से शामिल रहता है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आएंगे जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, अर्थात प्रजातंत्र लोकतंत्र आप जानते हैं जनता के लिए, जनता का द्वारा और जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। तो चलिए हम आते हैं प्रजातंत्र लोकतंत्र। लोकतंत्र का आधार स्तंभ अर्थात स्तंभ, चलिए हम इसको बिल्कुल इस तरीके से समझते हैं, ऐसे समझते हैं जो देखते पढ़ते ही हमें समझ आ जाए दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं अपने लोकतंत्र के आधार स्तंभ पर। तो स्तंभ किसको कहते हैं? स्तंभ जो होता है बेस, ठीक है, बेस होता है स्तंभ जिसके सहारे कोई चीज टिका हुआ होता है। तो लोकतंत्र हमारा सफल कैसे होगा, प्रजातंत्र सफल होगा, इसके स्तंभ हैं। इसके जो है भारत में जब संविधान बना तो संविधान में कार्य करने के तरीके बताए गए, अर्थात कार्य किस कार्य को कैसे करना है, कार्यों का विभाजन किया गया। अर्थात शासन प्रशासन जो देश का चलेगा संविधान के अनुसार, तो उसमें शासन प्रशासन चलाने के लिए अंग चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कानून है, मान लीजिए घर में भी हम लोगों का जो है कुछ नियम कानून होता है, कुछ कायदे होते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो संविधान का जो नियम कानून बना उसको चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए उसके 3 आधार स्तंभ बनाए गए, 3 अंग बनाए गए, जिसको कहते हैं हम कार्यपालिका और व्यवस्था, विधायिका या व्यवस्थापिका, और तीसरा है न्यायपालिका। सबसे पहले है कार्यपालिका, ठीक है। देखिए हम अलग अलग इसको डिफाइन करेंगे। तो कार्यपालिका जिससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्यपालिका अर्थात कार्यों का क्रियान्वयन करना, कार्यों का पालन करना। कैसे कार्यों का? जो विधायिका या व्यवस्थापिका कानून बनाएगी उसका पालन करवाना किसका काम है? कार्यपालिका का। कार्य का पालन करने वाला कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे। राष्ट्रपति के बारे में आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं, राष्ट्र के पिता होते हैं, राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं, ये गरिमा का पद होता है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा बाद के बिंदुओं में करेंगे, जब टॉपिक हमारा अगला आएगा। पहले हम कार्यपालिका का अंग के बारे में, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसके बाद, और इसके बाद होंगे प्रधानमंत्री शामिल, ठीक है। प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री। इसके बाद मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में हम जानेंगे। मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों का समूह। जैसे मंत्रियों का 3 स्तर होता है, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार होता है, दूसरा होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, इनको भी किसी मंत्री को स्वतंत्र प्रभार मिलते हैं, और तीसरा होते हैं उप मंत्री, अर्थात तीनों मंत्रियों का समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। और जब हम मंत्रिमंडल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कैबिनेट, ठीक है। तो ये होता है मंत्री परिषद। इसके बाद इसमें अगला आएंगे महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी जिसको
अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल अर्थात ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार को, केंद्र की सरकार को सलाह देने के लिए महान्यायवादी होते हैं, जो किसी भी कानूनी सलाह को जो केंद्र में देना होता है। क्योंकि जितने भी कानूनी सलाह हैं, जैसे हमारे जो निर्धारित हैं, नहीं आज का जो चुने जाने के लिए विधानसभा या लोकसभा के जो नेता होते हैं, ऐसा नहीं है जो सबको विधि की जानकारी होती है। तो भाई कानूनी सलाह यही देंगे जो महान्यायवादी होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर जो है इनकी जो योग्यता होती है, तो ये होते हैं महान्यायवादी। और इसके बाद होते हैं उसके बाद अधिकारी। अधिकारी कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए वहां से कानून निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा हुआ दिल्ली में, तो वहां से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है यहाँ नहीं आएंगे, नहीं, तो उन सब कानूनों को लागू करवाना जो होता है, क्या होता है, हमारे जैसे अधिकारी अंतर्गत डीसी हुए, डीएम हुए, ये सारी अधिकारी आते हैं जो इन जो है व्यवस्थापिका द्वारा या कानून जो बनाए गए हैं उसको नीचे तक लागू करने के लिए, ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब हम इसका आएंगे राज्यपालिका को जानना चाहेंगे। तो राज्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति का होता है, वही स्थिति जो है राज्यों में राज्यपाल का होता है। इसके बाद आएंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री आते हैं। इसके बाद आएंगे यहाँ भी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद वही होता है जो ये केंद्र का मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद के हम बारे में आपको बता चुके हैं। मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ये मंत्री परिषद। और इसके बाद आएंगे महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए, तो राज्यों में भी जो होते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्य में राज्य सरकार को जो भी कानूनी सलाह लेना हो, जो कानून संबद्ध बात हो, उनकी जानकारी उनके बारे में जो है महाधिवक्ता देते हैं। और इसके नीचे यहाँ भी अधिकारी होते हैं जो कानून बनता है राज्यों में, जो राज्य सूची के विषय में, राज्य को कानून बनाने के लिए राज्य सूची के विषय होते हैं, जिसमें 66 विषय है। तो उन पर कानून अगर बनेगा तो नीचे तक जो है उसको लागू करवाने का कार्य अधिकारी करेंगे। तो ये हुआ कार्यपालिका के अंतर्गत। अब हम आएंगे विधायिका, जिसको हम संसद भी कहते हैं, लेजिस्लेटर, जहां विधान निर्माण का कार्य हो, इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका अर्थात व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था। विधायिका अर्थात विधेयक, जिसको बिल भी कहते हैं। ठीक है, विधायिका संसद जिसको बिल भी कहते हैं, जो पास किया जाता है बिल। ठीक है, ये बिल जो है लोकसभा में भी पास किया जा सकता है और राज्यसभा में, लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो केवल लोकसभा में ही पारित किए जाएंगे, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये विधायिका जो है, व्यवस्थापिका जो है, संसद अर्थात संसद के 3 अंग होते भी हैं, राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, या व्यवस्थापिका या विधायिका या संसद, इनका काम क्या है, कानून का निर्माण करना, विधेयक पारित करना, कानून बनाना। तो इसमें संघ की विधायिका सर्वप्रथम आएगा। संघ की विधायिका में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति। देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका और विधायिका अलग है, लेकिन दोनों में जो है कंबाइंड जो लोग आते हैं। जैसे राष्ट्रपति देखिए विधायिका के अंतर्गत भी आए संघ विधायिका में, तो यहाँ भी जो है कार्यपालिका में राष्ट्रपति है। यहाँ जो है राज्यसभा है, जबकि राज्यसभा का पदेन सदस्य उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ लोकसभा का बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे में कंबाइंड है। ठीक है, दूसरे एक दूसरे में कंबाइंड है, विधायिका और कार्यपालिका। लेकिन ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, अगर सरकार में शामिल होते हैं और मंत्री में शामिल होते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, तो कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे में
कंबाइंड हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे संघ विधायिका में संघ की विधायिका, ठीक है, संघ की व्यवस्थापिका। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर सके हैं। और इसके बाद आएगा राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा जो होता है, तो राज्यसभा जो है संसद का द्वितीय और उच्च सदन है, अर्थात ये सदन कभी बर्खास्त नहीं होता, ये अस्थायी सदन है, ठीक है। और लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसके सदस्य प्रति 5 वर्ष बाद चुने जाते हैं। तो इसके बाद राज्यसभा आता है और इसके आगे लोकसभा जो होता है जिसके 545 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जिसपे 543 और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसके बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये लोकसभा। और हम आएंगे विधायिका में राज्य विधायिका, राज्यों की विधायिका, ठीक है। तो इसको विधानमंडल कहते हैं, अर्थात विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधायिका के अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल, तो जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति का है वो स्थिति राज्यों में राज्यपाल। इसके आगे आते हैं विधानसभा, जिसमें जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री, विधानसभा फिर आता है विधान परिषद, केवल 7 प्रत्येक परिषद नहीं। तो ये परिषद, इसके आगे यहाँ जो होते हैं अधिकारी को इन कानूनों को जो है नीचे तक लागू कर। तो ये हुआ संसद। और अब आगे कि जो है ठीक है, तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना। तो कार्यपालिका को कानून लागू, अगर किसी तरह के कानूनी अड़चनें आती है या लग कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहे या किसी व्यक्ति को का उल्लंघन है, इन सभी बातों का निपटारा किया जाएगा न्यायपालिका में, जुडिशियरी में, ठीक है। अर्थात ठीक है, सही बातों को बताना, न्याय करना, उचित हक दिलाना। तो न्यायपालिका, इसके न्याय दिलाने वाला, न्याय का पालन करने वाला न्यायपालिका। अर्थात विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, क्रियान्वयन, अगर क्रियान्वयन करने में आ रहा है बातों न्याय, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, जो देश में स्थित है, जो दिल्ली में सर्वोच्च, वहां सबसे उच्च न्यायालय का सबसे अंतिम न्यायालय इसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद होता है उच्च न्यायालय, जो हर एक राज्य में स्थित है। हालांकि कुछ 2 राज्यों को मिलाकर भी उच्च न्यायालय, जैसे हरियाणा, पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। अर्थात कहने का तात्पर्य हर एक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। और नीचे, इसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात जिला न्यायालय भी कहते हैं। तो ये हुए न्यायपालिका के अंतर्गत। इस तरह के लोकतंत्र के ये 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको आगे की कड़ी में जो है सबसे पहले कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें, इनकी शपथ, इनकी पद की योग्यता, इनका निर्वाचन, ठीक है, जितने भी चीजें हैं हम ये राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अब आज की इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।